स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कांग्रेस का उग्र राष्ट्रवादी पक्ष और उसकी नीतियाँ देखेंगे। उग्र राष्ट्रवाद का उदय 1906 से 1919 ईस्वी तक उग्र राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। सन 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व स्थापित। ये उदारवादी नेता अंग्रेजों की न्यायप्रियता में पूर्ण निष्ठा रखते थे। ब्रिटिश शासन को एक वरदान मानने के कारण वे उसके विरुद्ध किसी आंदोलन के पक्षधर नहीं थे। यही कारण था कि उदारवादी नेताओं ने ब्रिटिश शासन के सामने अपनी जो नाम मात्र की मांगे अनुरोध के रूप में रखी, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, जिससे कांग्रेस में कुछ क्रुद्ध युवा दल की नीतियों और कार्यक्रमों से असंतुष्ट हो गए। स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने उग्र राष्ट्रवाद उदारवाद में आपको अंतर बताया था, और आज मैं इनके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाली हूँ। जितना मैं बता सकती हूँ इस वीडियो में आपको। उग्र राष्ट्रवादी जो थे, उनका कहना था कि बदली हुई परिस्थिति में हमें नए ढंग से सोचना चाहिए और समयानुकूल परिवर्तन में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। परिवर्तन की मांग करने वाले इन्हीं लोगों को क्या कहा गया? उग्र राष्ट्रवादी कहा गया, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत त्याग, संघर्ष और जन आंदोलन को आवश्यक मानते थे। इसमें कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, विपिन चंद्र पाल थे, अरविंद घोष, ये कुछ प्रमुख लोग थे। अब हम देखेंगे उग्र राष्ट्रवाद आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने क्रियाकलापों से उग्रवादी नेता असंतुष्ट थे। उन्हें न तो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था और न ही वे ब्रिटिश शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे। ये नेता यथाशीघ्र ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने हेतु अधीर थे। उदारवादी नेताओं की असफलता की चर्चा करते हुए लाला लाजपत राय ने कहा था कि शिकायतें दूर करने और रियायतें प्राप्त करने के 20 वर्षों के कम अधिक प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप उन्हें रोटी के स्थान पर पत्थर ही प्राप्त हुए थे। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय, इसके कुछ कारण हम देखने वाले हैं। पहला कारण है ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस की मांगों की उपेक्षा। प्रारंभ के 2 दशकों में कांग्रेस ने अपनी मांगों के विभिन्न प्रस्ताव पास करके सरकार द्वारा मनवाने की कोशिश की, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। इससे क्रुद्ध होकर लोग भिक्षावृत्ति के स्थान पर आंदोलनों के द्वारा अपनी मांगें मनवाने के लिए कटिबद्ध होते गए। लाला लाजपत राय ने कहा था कि अंग्रेज भिखारी से सबसे अधिक घृणा करते हैं, और मैं सोचता हूँ कि भिखारी घृणा का पात्र है भी। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम सिद्ध कर दें कि हम भिखारी नहीं हैं। ये उग्र राष्ट्रवादी नेता ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक आंदोलन चलाने के पक्षधर थे। दूसरा प्रमुख कारण था 1852 के सुधारों में असंतोष। तो कांग्रेस के अथक प्रयासों से 1892 का परिषद अधिनियम पारित हुआ, पर इसमें इतनी अधिक कमियां थी कि इससे कांग्रेस का उदारवादी वर्ग भी संतुष्ट न हो सका। निर्वाचन की जटिल एवं अनुचित पद्धति, गैर सरकारी सदस्यों कम संख्या, परिषदों को दिए गए सीमित अधिकार जैसी कमियों ने उग्र राष्ट्रवादियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। उग्र राष्ट्रवादियों का यह नया वर्ग संवैधानिक सुधारों के स्थान पर आधारभूत परिवर्तन का समर्थक था। तीसरा प्रमुख कारण था धार्मिक और सामाजिक प्रगति। इसमें क्या था कि भारतीय जो थे वो राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के पश्चात धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों ने उग्र राष्ट्रवाद के पोषण में पुनः अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। स्वामी विवेकानंद जी, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे महापुरुषों ने यह सिद्ध किया था कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता और साहित्य पाश्चात्य संस्कृति, सभ्यता और साहित्य से कम नहीं है, निम्न नहीं है, अपितु बहुत श्रेष्ठ है। धार्मिक भावनाओं को राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए तिलक ने 1893 में क्या किया था? गणपति उत्सव, और 1895 में शिवाजी जयंती का आयोजन महाराष्ट्र में किया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि गणपति उत्सव की शुरुआत कब से की गई थी? 1893 से की गई थी। और शिवाजी जयंती की शुरुआत कब से की गई थी? 1895 से की गई थी। अरविंद घोष ने उद्घोष किया कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और ईश्वर की देन है।
इससे युवकों में राष्ट्रीयता की भावना हिल्लोड़ लेने लगी और उग्र राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इसका चौथा प्रमुख कारण था प्राकृतिक प्रकोप एवं सरकार की नीति। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अकाल और प्लेग जैसे प्राकृतिक प्रकोपों ने जनता त्रस्त थी। यानी कि 19वीं शताब्दी पर अकाल और प्लेग जैसी बीमारियां फैली हुई थी। तो 1896-97 के अकाल की भीषणता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई और 70,000 वर्ग मील क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ था। सरकार इस विपदा के प्रति निष्क्रिय रही। जो धन पीड़ित जनता के सहायतार्थ खर्च किया जाना चाहिए था, उसे रानी विक्टोरिया का जयंती समारोह बनाने हेतु 1897 में आयोजित दिल्ली दरबार में पानी की तरह बहाया गया। तो ये एक बहुत ही गलत थी, जो उग्र राष्ट्रवादी संगठन का एक बहुत प्रमुख कारण था कि उस टाइम पे इतनी भीषण बीमारी होने के बावजूद भी सरकार ने इस पे पैसा खर्च नहीं करके रानी विक्टोरिया का जो जयंती समारोह था उसमें खर्च किया। एक पानी की तरह पैसों को बहाया गया उसके अंदर। प्लेग से निपटने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने जिस पाशविकता का नंगा नाच किया, उससे भारतीयों का खून खौल उठा। राम गोपाल के शब्दों में कहें तो प्लेग कमिश्नर रैंड के साथ एक सेना चलती थी जो बीमारी वाले मकानों को ज़बरदस्ती गिरा देती थी और मकान के निवासियों को ज़बरदस्ती कैंपों में भेज दिया जाता था। उनका बिस्तर कपड़ा कीटाणुओं को मारने के लिए जला दिया जाता था। रैंड और उनके सैनिक किसी भी मकान में घुस जाते और अनैतिक व्यवहार करते थे। सारा काम इस प्रकार का था कि जैसे शत्रु अपने जीते शहर का फूंक रहा हो। इस तरह के व्यवहार से उद्वेलित होकर दामोदर हरि चापेकर नामक युवक ने रैंड और आर्यस्ट को गोली मार दी। तिलक को नवयुवकों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा कि तिलक की कैद पर सारा राष्ट्र रो रहा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारा बहुमूल्य अधिकार है और इसके लिए हम सब संवैधानिक उपायों से यत्न करेंगे। अगला प्रमुख कारण आता है भारत का आर्थिक शोषण। ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियों से भारतीय नागरिकों की कठिनाइयाँ बढ़ती ही जा रही थी। शिक्षित वर्ग, मजदूर, किसान, पूंजीपति सभी असंतुष्ट थे। बहुत से उद्योग धंधे बंद हो चुके थे या बंद होने की कगार पर थे। 1894 में विदेशी माल पर आयात कर समाप्त करने का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि भारतीय बाजारों में विदेशी सामान सस्ता और देसी सामान महंगा हो गया। अंग्रेजों ने भारत की औद्योगिकरण का कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि इसे एक बाजार माल बनाए रखना चाहा। अनेक नेताओं ने अपनी रचनाओं के द्वारा अंग्रेजों के इस कुटिल आर्थिक शोषण की जानकारी जनता को दी, जिसमें राणा डे, एसेज इन इंडियन इकोनॉमिक्स, दादा भाई नौरोजी की इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया तथा आर.सी. दत्ते की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रमुख थी। गुरुमुख निहाल सिंह के शब्दों में कहें तो सरकार की राष्ट्र विरोधी आर्थिक नीति ने ब्रिटिश राज्य के प्रति सर्वसाधारण के मस्तिष्क में जिस घृणा की उत्पत्ति और वृद्धि की, उसके महत्व के बारे में कोई अतिशयोक्ति नहीं की जा सकती। विदेशी राज्य से देश किस प्रकार निर्धन हो गया, यह बात लोगों को दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, राणा डे, टी.एच. वाचा, सर विलियम डिग्बी जैसे लोगों की शोधों व रचनाओं से अच्छी तरह विदित हो गई। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई इस राष्ट्र विरोधी नीति के कारण जनता का विदेशी शासकों की न्यायप्रियता और सच्चाई से विश्वास उठ गया और ब्रिटिश विरोधी भावनाएं बढ़ गई। इसका प्रमुख कारण था भारतीयों से दुर्व्यवहार। गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज स्वयं को उच्च नस्ल वाला मानते थे। यही कारण था कि वे भारतीयों के साथ ऐसा बर्ताव करते मानो यह उनका जन्म सिद्ध अधिकार हो। अपने साथ हो रहे इस पशुवत व्यवहार से भारतीयों में रोष बढ़ता गया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि उग्र राष्ट्रवादी भावनाओं के रूप में सामने आया। लॉर्ड रोनाल्ड से अपनी पुस्तक में इस प्रकार की 2 घटनाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें सैनिकों ने भारतीय महिलाओं के साथ बलात्कार किया। दूसरी घटना में एक रसोई को इसलिए मार डाला गया क्योंकि उसने अंग्रेज घुड़सवारों के लिए किसी औरत का इंतजाम नहीं किया। भारतीयों के साथ हो रहे इन अत्याचारों के प्रति एक तरफ जहां ब्रिटिश सरकार उदासीन थी, तो दूसरी तरफ आंग्ल भारतीय समाचार पत्र अपनी टिप्पणियों से भारतीयों के जले पर नमक छिड़कने का कार्य कर रहे थे। ये समाचार पत्र शिक्षित भारतीयों को बलबलाते बीए वर्णशंकर, बीए गुलाम, दास जाति, कलंकी जाति जैसे संबोधनों से संबोधित करते थे।
भारतीयों के अपमान का यह सिलसिला विदेशों में भी बदस्तूर जारी था। दक्षिण अफ्रीका में हो रहे दुर्व्यवहार की चर्चा करते हुए 1903 में डॉक्टर B.S. मुंजे ने कहा था कि हमारे शासक इस बात पर विश्वास नहीं करते कि हम भी मनुष्य हैं। इन अपमानों ने भारतीयों को उग्र राष्ट्रवादी रास्ता चुनने के लिए मजबूर कर दिया। सातवां प्रमुख कारण था अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का प्रभाव। भारतीय जनता का एक बड़ा भाग अपनी हीन भावना के कारण यूरोपीय जातियों की श्रेष्ठता को स्वीकार करके सुषुप्तावस्था में पड़ा था। पर 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशक तथा अंतर्राष्ट्रीय जगत में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे भारतीयों को यह लगा कि वे भी अंग्रेजों से अपने देश को मुक्त करा सकते हैं। 1896 में एबिसिनिया द्वारा इटली को, 1905 में एशियाई देश जापान द्वारा यूरोपीय देश रूस को पराजित किया जाना एक आश्चर्य ही था। इन घटनाओं से भारतीयों में नैतिक साहस का संचार हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, एबिसिनिया द्वारा इटली को और एशियाई देश जापान द्वारा यूरोपीय देश रूस को पराजित किया गया। ठीक है, तो ये एक जापान वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ता है अपने, क्योंकि जापान जो है वो एशियाई कंट्री है और यूरोप की कंट्री रूस को जब इसने हराया तो इंडिया के अंदर एक बोल सकते हैं हम बहुत साहस आया कि हाँ हम भी कर सकते हैं। इसका एक प्रमुख कारण था वायसरायों की नीतियाँ। तो लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 तक जो थे तथा लॉर्ड एल्गिन जैसे वायसरायों की नीतियों से जनता में बहुत असंतोष फैला। क्यों? क्योंकि लॉर्ड लैंसडाउन की नीतियों से खिन्न होकर गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि सरकार शिक्षा, स्थानीय स्वशासन तथा राजकीय सेवाओं में जिस प्रतिगामी नीति का अनुसरण कर रही है उनके परिणाम सरकार के लिए भयानक सिद्ध हो सकते हैं। लॉर्ड एल्गिन के समय भयानक अकाल पड़ा, पर उसने उसके बजाय दिल्ली दरबार के आयोजन को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा, जिसकी कटु आलोचना हुई। लाल मोहन घोष ने 1903 के मद्रास कांग्रेस में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था। किसने कहा था? लाल मोहन घोष ने। कब? 1903 में। कहाँ पर? मद्रास कांग्रेस में। क्या कहा था कि जितने लाख रुपया दिल्ली दरबार पर खर्च किया गया, यदि उससे आधा भी अकाल को दूर करने पे खर्च किया जाता तो लाखों नर नारियों की जान बच जाती। ये एक प्रमुख कारण था। 10वां प्रमुख कारण था लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीति। तो लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियों से भारत में उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का उभरना अवश्यंभावी हो गया था। इंद्रविद्या वाचस्पति के शब्दों में 1898 से 1905 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नौकरशाही के साक्षात प्रतिरूप लॉर्ड कर्जन ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए वही कार्य किया जो मुगल साम्राज्य के लिए औरंगजेब ने किया था। अब आपको पता है औरंगजेब कितना कट्टर मुगल बादशाह था। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किस तरह की वीडियो चाहिए आप इसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।